वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग यहां पर जानते हैं कि हम इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट को कवर अप कर रहे हैं और जो एकेटीयू ने 2022-23 सेशन से न्यू सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक वाइज अपने सिलेबस को कवर अप कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने यूनिट सेकेंड का पॉइंटिंग थ्योरम एंड पॉइंटिंग वेक्टर जो टॉपिक था उसको ड्राइव किया था और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के पार्ट से, तो वो हमने कवर अप कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो जाकर प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अगर उससे संबंधित आपका कोई भी कमेंट है या कोई भी आपका डाउट है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं इसी यूनिट से, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस एंड कंडक्टिंग मीडियम। साथ के साथ हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस को, जो मैक्सवेल की ही इक्वेशंस का रूप है, वो हम डिफरेंट टर्म्स की फॉर्म में भी यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि वो कभी कभी मेंशन कर देता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस को जो फ्री स्पेस पे है उनको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप लिख के दिखाइए, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर छूटे ना, इसलिए हम हर पहलू पर बात करेंगे। उससे पहले मैं यूनिट सेकंड के सिलेबस पर आ जाता हूँ। सिलेबस पर डिस्कस करने का यहाँ पर मोटिव ये है कि एक आप देख रहे होंगे जब आपको कंटिन्यू वीडियोस मिल रही हैं तो वहाँ पर एक टॉपिक अगर आप सिलेबस उठाएं तो वहाँ पर वो एक्सप्लेन नहीं हुआ या वीडियो नहीं बनाई गई थी उस पर। उसका मोटिव क्या था वो अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने पढ़ लिया है, उसका डेरिवेशन भी कर लिया है हमने, डिस्प्लेसमेंट करंट भी हमने पढ़ ली है। ये जो टॉपिक है आपका मॉडिफाइड इक्वेशन फॉर द कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये वाला टॉपिक हमारा कवर होता है मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। यानी कि मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन में जो एम्पियर्स लॉ का मॉडिफिकेशन किया गया था, वहां पर एक इक्वेशन आई थी जब हमने उसको वैलिड किया, वैलिडिटी उसकी फाइंड आउट की थी कि डाइवर्जेंस ऑफ J इक्वल्स टू 0 हो गया था। दैट मीन्स स्टडी स्टेट कंडीशन के लिए ही केवल वैलिड था। उसको हमने क्या किया, मॉडिफाई किया। वही मॉडिफिकेशन इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। तो ये टॉपिक उसमें आपका इंक्लूड हो जाता है, वहां पर कंप्लीट होता है। तो आप ये ना सोचे कि ये टॉपिक सर ने छुड़ा दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने मैक्सवेल की इक्वेशंस पढ़ ली थी चारों, उनका इंटीग्रल फॉर्म, उनका डिफरेंशियल फॉर्म हमने सारा ड्राइव कर लिया था, उनका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, यहाँ तक कि मैंने उससे भी आगे आपको बताया है, बताने का प्रयास किया है कि मैक्सवेल की इक्वेशंस का इंपॉर्टेंस क्या है या फिर क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, वो भी हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास किया है, ठीक। फिर उसके बाद अगर आपको ध्यान हो तो पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम भी हम कवर अप कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस इन फ्री स्पेस एंड कंडक्टिंग मीडियम, क्योंकि वो क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसी यूनिट से रिलेट करता है, तो वही मोटिव है कि हम उसको भी कवर अप यहाँ पर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक और हेडिंग लिख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस इन फ्री स्पेस, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस हम फ्री स्पेस में लिखने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप फ्री स्पेस के जो पैरामीटर्स होते हैं या कंडीशंस होती हैं उनको लिखेंगे। वी नो दैट conditions for free space are, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, J इक्वल्स टू 0 होता है फ्री स्पेस में, सिग्मा इक्वल्स टू 0 होता है फ्री स्पेस में, रो इक्वल्स टू 0 होता है फ्री स्पेस में, D इक्वल्स टू आप लिखेंगे वेक्टर D इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट वेक्टर E। वहीं पर आप V को क्या लिखते हैं,
म्यू नॉट वेक्टर एच। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं फ्री स्पेस के लिए। वहीं पर अगर हम देखें, वी नो दैट मैक्सवेल की जो चार इक्वेशंस हैं वो क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल्स टू रो, या फिर ई की फॉर्म में लिखें तो डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वहीं पर दूसरी इक्वेशन क्या कहती है, डाइवर्जेंस ऑफ वी इक्वल्स टू जीरो। देन कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स टू माइनस partial differentiation of v with respect to t. Then curl of h vector is equal to j partial differentiation of d with respect to t. ये आपकी डिफरेंशियल फॉर्म है मैक्सवेल की चारों इक्वेशन की, जिनको हमने अपनी वीडियोस के माध्यम से प्रूव भी किया है। ठीक है, अब अगर हम इन्हीं को फ्री स्पेस में लिखें मैक्सवेल की चारों इक्वेशंस को, तो यही आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस कहलाएंगी फ्री स्पेस में। लिखेंगे दीज इक्वेशंस इन फ्री स्पेस। अगर हम फ्री स्पेस में इन इक्वेशंस को लिखते हैं तो क्या हो जाएंगी ये आपकी डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर डी या फिर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ई, क्योंकि रो की वैल्यू जीरो है तो इट बिकम्स टू जीरो इन फ्री स्पेस। सेम एज इट इज डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी या फिर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एच, क्योंकि रिलेशन है बी और एच में, वो भी क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपका डाइवर्जेंस ऑफ बी ऑलरेडी जीरो है। अगर आप यहां पर देखें तो डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ वेक्टर ई इक्वल्स टू partial differentiation of v vector with respect to the t, also write down minus mu naught partial differentiation of h with respect to the t। ठीक है, ये हो जाएगा। देन लास्ट इक्वेशन कर्ल ऑफ वेक्टर h is equal to j plus partial differentiation of d with respect to the t. You can also write this one current density j equals to क्योंकि करंट डेंसिटी j जो है वो जीरो है तो इसलिए ये टर्म खत्म हो जाएगी और आप इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर e अपॉन dt, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि आपका यहाँ पर d लिखा हुआ है इन टर्म ऑफ e, यहाँ पर b लिखा हुआ है इन टर्म ऑफ h। ठीक है, तो ये जो चारों इक्वेशंस हैं यही आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस कहलाती हैं इन फ्री स्पेस। ठीक है, इनको हम चारों इक्वेशंस को वन बाय वन नेम दे देते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मेंशन करता हूं, इसको इक्वेशन सेकंड मेंशन करता हूं, इसको इक्वेशन थर्ड मेंशन करता हूं और इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ मेंशन करता हूं। ठीक है, तो ये जो चारों इक्वेशन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन है इन फ्री स्पेस। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सॉरी, अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस इन फ्री स्पेस और वो भी इन टर्म ऑफ ई। तो लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस इन टर्म्स ऑफ ई। ठीक है, अगर हम ई की टर्म में लिखना चाहें तो हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए लिखेंगे फॉर इन टर्म ऑफ वेक्टर ई टेकिंग
कर्ल ऑफ इक्वेशन थर्ड, जो इक्वेशन थर्ड है ऊपर, उसका अगर हम कर ले लें ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि आपको ई की फॉर्म में लिखना है, उसमें ई आपका आया हुआ है, देन वी गेट, अगर आप ऊपर पहुंचिए पिछली स्लाइड में, तो थर्ड इक्वेशन में आपका ई फॉर्म दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसका क्या कर लेंगे, दोनों साइड कर्ल ले लेते हैं। अब जब दोनों साइड हम कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर कर्ल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ई इक्वल्स टू कर्ल ऑफ, आपके पास क्या है यहां पर इक्वेशन, म्यू नॉट, माइनस में है ना, हाँ माइनस में म्यू नॉट डेल एच की फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो राइट दिस वन, क्रॉस प्रोडक्ट with respect to cross product of E is equal to म्यू नॉट, माइनस का जो है उसको हम बाहर ले लेते हैं और पार्शियल डिफरेंशिएशन को कर लेते हैं अलग, किसके लिए, कर्ल एच के लिए, ठीक है, कर्ल वेक्टर एच के साथ, देन ये ब्रैकेट क्लोज, ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 हम मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है, जब हम इसको ओपन करते हैं तो आपको कुछ टर्म मिलती है, वेक्टर डेल्टा इंटू ई माइनस वेक्टर डेल्टा का स्क्वायर इंटू ई वेक्टर, ठीक है, ये आपको टर्म मिलती है, तो ये हो जाएगी आपकी, और इक्वल्स टू के आगे आपको एज इट इज लिख लेना है डेल अपॉन डेल टी, और इसको भी आप कर्ल की फॉर्म में, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन फिफ्थ को हमने मॉडिफाई करके इस टर्म में लिख लिया है, ठीक है। चलिए, नाउ पुट हियर इक्वेशन नंबर 6। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन 4 है उसका यूज करेंगे, देन इक्वेशन नंबर 6 आपकी क्या बन जाएगी, नाउ by using equation first and fourth, equation 6 becomes, इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ का यूज करने के बाद इक्वेशन 6 जो है वो क्या बन जाएगी, अगर आप पहली इक्वेशन देखें तो डाइवर्जेंस ऑफ ई इन फ्री स्पेस वो क्या है, 0 है, तो पहली टर्म आपकी 0 हो जाएगी, माइनस डेल स्क्वायर वेक्टर ई इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट, और इक्वेशन नंबर 4 में क्या है आपका, जो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एच है, यहाँ पर ये कर्ल ऑफ दिस वन, यू कैन पुट हियर द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4। तो जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे देन यू गेट एप्सिलॉन नॉट डेल्टा डेल प्रोडक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ई विद रेस्पेक्ट टू टी, ये आपका बन जाएगा, और आपके पास 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो रहा है, तो यू गेट माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ई विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है। तो फाइनली अगर मैं लिखूं लास्ट में, तो हमें मिल जाती है इक्वेशन, एक सेकेंड, यहां पर हो जाएगा डेल वेक्टर स्क्वायर इंटू ई इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और आपका हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स ऑफ ई विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। आप सोच रहे होंगे माइनस कहाँ गया, अगर आप यहाँ पर देखें, क्योंकि ये टर्म 0 हो गई है यहाँ पर लेफ्ट साइड, तो ये आपका माइनस बचेगा और ये भी आपका माइनस है, तो ये कैंसिल आउट हो गए, इसलिए आपका यहाँ पर ये टर्म प्लस में आपको मिल जाती है। तो ये जो इक्वेशन आई है
ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन है इन फ्री स्पेस एंड इन टर्म ऑफ ई। यहां पर आपको हर जगह पर ई ही वेक्टर दिख रहा होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ऐसे ही अगर हम इक्वेशन को लिखें इन टर्म ऑफ एच, तो हेडिंग लिखेंगे ईएम वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस इन टर्म्स ऑफ एच। अगर हम एच की टर्म में लिखें तो एच कौन सी इक्वेशन में आ रहा है, इक्वेशन नंबर 4 में। सेम प्रोसेस करते हैं हम, सिमिलरली कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4 का, और फिर हम जब सॉल्व आउट करेंगे तो यू गेट डेल स्क्वायर ऑफ वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू एच इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर वेक्टर एच अपॉन डेल टी स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ से हटा सकते हैं डेल से, यहाँ पर भी या यहाँ पर भी वेक्टर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन फ्री स्पेस में, किसके लिए, इन टर्म ऑफ एच। क्लियर है। तो आपसे अगर इन टर्म ऑफ एच निकलवाता है केबल, तो पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पर इन टर्म ऑफ ई निकालने के लिए किया है। बस यहाँ पर कल आप इक्वेशन नंबर 4 का लेंगे, तब आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से हमने इक्वेशन 6 दिया था, चलो इसको हम अलग से ले लेते हैं, ए और बी। तो ये जो ए और बी इक्वेशंस आई हैं, इनके अकॉर्डिंग अगर हम अदर टर्म्स में भी लिखना चाहें तो वो क्या होंगी, मैं लिख लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, जो ई और एच की फॉर्म में लिखी हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस, वी कैन राइट EM wave equation in other some form, या also in some other forms, है ना। तो हम क्या लिख लेंगे अब, जैसे ये ई की फॉर्म में हो गया, एच की फॉर्म में हो गया, ऐसे अगर मैं बी की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो डेल स्क्वायर ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ऑफ वी वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर, सेम एज इट इज। अगर मैं डी के रेस्पेक्ट में लिखना चाहूँ तो डेल स्क्वायर ऑफ वेक्टर डी इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू डी 2 टाइम्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये इक्वेशंस हो जाएंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इन फ्री स्पेस, ठीक है। दो तो ये हो गई आपकी, और दो ए और बी हो जाएंगी। तो मैं इसको लिख लेता हूँ सी और डी। तो फाइनली ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इक्वेशन है चारों इन फ्री स्पेस। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इन द कंडक्टिंग मीडियम, या फिर हम इसको पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन जब आप पढ़ते हैं वही प्रूफ कर लेते हैं। उसके लिए लिखेंगे आप these equations कौन सी इक्वेशंस, a, b, c एंड d, जो ये 4 इक्वेशंस हैं, है ना, जो हमने अभी ऊपर लिखी हैं, ऑफ आइडेंटिकल फॉर्म आर वेक्टर, है ना, वेक्टर इक्वेशंस ऑफ आइडेंटिकल फॉर्म, ठीक है, कॉमा इफ compared with जनरल या फिर क्लासिकल वेव इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर हम उसके साथ कंपेयर करते हैं जो हमारे पास होती है डेल स्क्वायर u इक्वल्स टू 1 अपॉन बी स्क्वायर डेल स्क्वायर u का 2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन
विद रेस्पेक्ट टू टी, ये सॉरी यू है, ठीक है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं देन वी गेट कोई सी भी इक्वेशन को आप कंपेयर कर लीजिए, आपको मिलेगा 1/v² इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो अगर यहाँ से आप v की वैल्यू फाइंड आउट करें तो यू कैन राइट 1/√of म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चूंकि म्यू नॉट इक्वल्स टू होता है 4 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन सेकेंड स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आपका एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। जब आप दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर v की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई थिंक आज आपको पता चला होगा कि हम स्पीड ऑफ लाइट को कैसे कैलकुलेट करते हैं या कहाँ से हमें स्पीड ऑफ लाइट मिलता है, ठीक है। चलिए, तो ये मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। जो v है वो स्पीड ऑफ लाइट आ गई 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो लिखेंगे 10 द EM waves in free space propagate with the velocity of light, ठीक है। दैट इज light waves are EM waves, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से चलती हैं, या फिर हम बोलें कि जो लाइट्स वेव होती हैं उन्हीं को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कह देते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो अगर मैं सारी इक्वेशंस को लिखना चाहूँ इन टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट तो आप क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सो दैट आपको मिलेगा डेल स्क्वायर ऑफ E इक्वल्स टू 1/c² डेल स्क्वायर ऑफ E अपॉन डेल t स्क्वायर, सेम एज इट इज डेल स्क्वायर ऑफ D इक्वल्स टू 1/c² डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर D वेक्टर अपॉन डेल t स्क्वायर, ठीक है। ऐसे अगर हम लिखें डेल स्क्वायर किस टर्म में, D में हो गया, E में हो गया, H में लिख लीजिए, H इक्वल्स टू 1/c² डेल स्क्वायर H अपॉन डेल t स्क्वायर। इसी तरीके से V में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहां से पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर फ्री स्पेस में मूव करती हैं तो वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। साथ के साथ आप से अगर कोई कहे कि स्पीड ऑफ लाइट को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पर कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी अगर वेलोसिटी v है और वो फ्री स्पेस में प्रोपोगेट करता है तो उसकी वेलोसिटी 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आती है, जो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। ये हो जाएगा। अब लिख लेते हैं EM waves into conducting medium, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंडक्टिंग मीडियम में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, बस हम कंडीशन देख लेते हैं कंडक्टिंग मीडियम के लिए क्या होती हैं, फिर उनको पुट कर देंगे, आपकी इक्वेशंस मिल जाएंगी, ठीक है। वी नो दैट फॉर conducting
मीडियम, फॉर कंडक्टिंग मीडियम जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जे वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा ई वेक्टर, रो इक्वल्स टू तो जीरो ही रहता है, सिग्मा नॉट इक्वल टू जीरो होगा, डी जो होगा वेक्टर वो एप्सिलॉन वेक्टर ई रहेगा, और वहीं पर वेक्टर वी जो होगा वो म्यू वेक्टर एच रहेगा। तो ये पैरामीटर्स होते हैं कंडक्टिंग मीडियम के लिए। तो ये कंडीशंस हमारी हो गई फॉर द कंडक्टिंग मीडियम। अब इन्हीं वैल्यूज को हम पुट कर देंगे जो मैक्सवेल की हमने चारों इक्वेशंस लिखी थी, या फिर हम मैं सिंपली कहूँ तो जो हमने लास्ट में इक्वेशंस फाइंड आउट किए हैं उन्हीं में हम इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। देन वी गेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस इन द कंडक्टिंग मीडियम। आपको कंप्लीटली प्रूफ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। देन लिखेंगे, देन फाइनली वी गेट फाइनली हमें क्या मिलता है, डेल्टा स्क्वायर ऑफ वेक्टर ई इक्वल्स टू सिग्मा म्यू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ई अपॉन with respect to t plus mu epsilon del square vector e upon डेल्टा del square t। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमने फ्री स्पेस में लिखी थी तो वहां पर एक ही टर्म आ रही थी। बेटा उसमें एक टर्म आपकी जीरो हो रही थी, क्योंकि करंट डेंसिटी भी वहां पर जीरो हो रहा था, आपका सिग्मा भी वहां पर जीरो था, है ना, रो तो आपका यहाँ पर भी जीरो है, तो उस वजह से आपकी ये टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है। तो ये आपकी इन टर्म ऑफ ई आपकी इक्वेशन आ जाती है इन द कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है, वहीं पर अगर हम एच की टर्म में लिखें तो डेल स्क्वायर वेक्टर एच इक्वल्स टू म्यू सिग्मा डेल एच अपॉन डेल टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर एच वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इन टर्म ऑफ द एच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन जो हमने डिफरेंट फॉर्म में या डिफरेंट टर्म्स में आपको बताई है वो आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए वो आप इजीली कवर अप कर लेंगे। ठीक है, आपसे वो कहे कि प्रूफ कीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं, तो आपको वो प्रूफ करके दिखा देंगे। आपसे कहे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्शन मीडियम आप लिखिए, वो आप लिख कर दिखा देंगे। अगर वो बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप डिफाइन कीजिए इन डिफरेंट फॉर्म्स, तो आपको पूरा डेरिवेशन करके दिखा देना है, अलग अलग फॉर्म्स में लिख के दिखा देना है। यहाँ पर हार्ड कुछ नहीं है, अगर आपको मैक्सवेल की चारों इक्वेशंस याद हैं और कंडक्टिंग मीडियम के लिए क्या कंडीशन होती है वो याद है, और फ्री स्पेस के लिए क्या कंडीशन होती है वो याद है, तो आपका ये टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सेशन को देखने के लिए, लेक्चर को देखने के लिए आपका थैंक यू। और आपको सेशन कैसा लगा उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर ठोक दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लीजिए, और अपने जानने वाले फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सब तक इंजीनियर्स गेटवे का ये जो मुहिम है ये पहुंच सके। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर जो भी लेक्चर्स मिल रहे हैं, सेकंड सब्जेक्ट जो आपका है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स, वो सब्जेक्ट भी आपको पसंद आ रहा होगा, और बच्चों के कमेंट्स भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं पर गुप्ता सर के लेक्चर्स भी आपको पसंद आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी मिल रहा है वो जीरो कॉस्ट पर मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं पे करना। ठीक है, तो ऐसे ही आप इंजीनियर्स गेटवे पर अपना विश्वास बनाए रखिए। हम गारंटी लेते हैं कि इंजीनियर्स गेटवे डे बाय डे आपको बेहतर सर्विस ही प्रोवाइड कराएगा। जैसे जैसे आप सजेशन करेंगे वैसे वैसे जो पॉसिबल होता रहेगा हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।